मिलती है। अब आजमगढ़ सीट को लेकर जिस तरह से आपने कहा भी कि लगातार दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो क्या वो दबदबा फिर एक बार उनके काबू में आ सकता है, उनके कब्जे में आ सकता है? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तक, लेकिन अपर्णा यादव की जिम्मेदारी है कि पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना, और इसी विचारधारा के तहत उन्होंने मौका मिले चुनाव में यहाँ पर ताल ठोकने का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, विधानसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, इस लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, और जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का। साल 1989 जब मुलायम सिंह यादव पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद जाकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और फिर लगातार ही यहां पर सूबे में, प्रदेश में अपना सियासी वर्चस्व बढ़ाते चले गए। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार ही उन्होंने कई उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ऐसी पकड़ बना ली, सपा की ऐसी पकड़ बना ली कि वो एक प्रकार से अभेद किला बन गया। ऐसे में जब एक बार मुख्यमंत्री पद पर कमान संभाली तो जनता का समर्थन इतना मिला कि एक से दूसरी से तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने, और यहां पर समर्थन तो इतना था कि बेटे अखिलेश यादव भी 2012 में मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बीच जब मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जिस सीट से लड़ा वो समाजवादी पार्टी का किला बनती चली गई। फिर चाहे उसमें आजमगढ़ सीट रही हो, मैनपुरी सीट रही हो, इटावा रही हो या कन्नौज ही क्यों ना रही हो। ऐसे में अब जब 2019 आता है, जब यहां पर समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरीके से अखिलेश यादव के हाथों में आ चुकी होती है, तो उन्हीं गढ़ या कहीं उन्हीं किलों में से एक रही कन्नौज सीट, उन्हीं किलों में से एक रही यहां पर आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं अखिलेश यादव और भारी मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ यादव को हरा देते हैं। लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव फिर विधानसभा के रण में उतरते हैं, वहां भी जीत हासिल करते हैं। और जैसे कि नियमों के मुताबिक अगर एक सांसद विधायक बनता है या एक विधायक सांसद बनता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। लिहाजा अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, तो उन्होंने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उसके बाद साल 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से दिनेश लाल निरहुआ यादव को आगे किया जाता है। तो यहां सपा की तरफ से आते हैं धर्मेंद्र यादव, जो 8000 मतों के एक मामूली से अंतर से दिनेश लाल निरहुआ यादव से हार जाते हैं। लेकिन उसमें बड़ी भूमिका रहती है यहां पर गुड्डू जमाली की, जो बसपा से आम चुनाव लड़ते हैं और 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट पाते हैं। ऐसे में अब 2024 का रण है और इसी आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर से सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद और अपने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है दिनेश लाल निरहुआ यादव को। ऐसे में कई सवाल हैं जो सियासी संग्राम पर लगातार उठ रहे हैं, और तमाम सवालों पर बात करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आजमगढ़ सीट पर भी आखिरकार अब मतदान की घड़ी आ चुकी है। एक किला अगर कहीं, या जो कई किले समाजवादी पार्टी के अभेद किले रहे हैं बीते 3 दशकों में उत्तर प्रदेश की सियासत में, उनमें से एक आजमगढ़ भी नजर आता है। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के उपचुनाव में ढा दिया था, उस किले को फतेह कर लिया था। यहां पर अब धर्मेंद्र यादव जिस तरीके से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, विश्वास अखिलेश ने जताया, परिवार ने जताया है कि अब की बार अपनी सीट वापस पा सकेंगे। देखिए, जाहिर बात है कि लोकतंत्र में अगर हम देखें तो हार जीत का सिलसिला कभी थमता नहीं, चलता रहता। आप देखिए कि अमेठी सीट के ऊपर राहुल गांधी से 2014 में स्मृति ईरानी हार जाती, लेकिन 19 में फिर पहुंचती हैं और राहुल गांधी को वहां से हरा देती। तो ये बड़ा ऐसा चीज़ है जो लगातार देखने को मिलती है। अब आजमगढ़ सीट को लेकर जिस तरह से आपने कहा भी कि लगातार दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो क्या वो दबदबा फिर एक बार उनके काबू में आ सकता है, उनके कब्जे में आ सकता है? क्योंकि वोट बैंक उनके पास है, उनके पास कह सकते हैं कार्यकर्ता वहाँ पर है, नेता वहाँ पर है, जमीनी संगठन मजबूत है। इस आधार पर लगातार कहा जा रहा है कि क्या सपा अपना जो खोया हुआ एक तरीके से सीट है, खोई हुई सीट है, वो क्या दोबारा वापस पा सकती है? धर्मेंद्र यादव ही 2022 में यहाँ से हारे थे, एक बार फिर सपा ने उन्हीं को यहाँ से उतारा है। और चर्चा तो ये भी थी कि वहाँ पर शिवपाल यादव उतरते हुए नजर आएंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव पे ही सपा ने भरोसा जताया। वैसे में 7-8 हज़ार की जो मामूली जीत निरहुआ के हक में आई थी, और वो भी उस लिए क्योंकि उस समय अगर देखा जाए गुड्डू जमाली जो बसपा के बड़े नेता थे, उनके हक में तकरीबन देखें 2.5 और 3.25 लाख के आसपास वोट आए, और अब वो सपा में शामिल है। तो ये जो वोटों का गणित है, हो सकता है कि अब सपा
सपा के पक्ष में अगर आता है तो यहाँ पर वो बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गणित कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में जाता है तो ऐसा भी लग सकता है कि वो भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो माहौल दिखाई पड़ता है उसके मुताबिक बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो उतना कह सकते हैं कि जाना माना चेहरा नहीं है और उतनी बड़ी लोकप्रियता उनकी नहीं है। तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव पूरी कह सकते हैं आजमगढ़ के अंदर अपनी जो छाप है वो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। तब ऐसे में क्या वाकई में उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आएगा? क्या आजमगढ़ में जो सीट सपा ने खोई है क्या वो एक बार फिर वापस पाते हुए नजर आते हैं? इन सबको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी हैं, अफवाहें भी तमाम तरह की हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 4 जून को मत पेटियां खुलेंगी उस वक्त क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने लायक बात होगी। और साथ में क्या बीजेपी यहां से अपनी जो सीट 2022 में उपचुनाव में उन्होंने जीती क्या बचाने में कामयाब हो पाएंगे या एक बार फिर से सीट के ऊपर सपा जो है अपना कब्जा करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, सीट को बचाकर सपा अपना कब्जा करती हुई नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ने बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। स्टार प्रचारक के तौर पर सपा परिवार या कहीं यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को दिनेश लाल निरहुआ यादव के समर्थन में उतार दिया, उनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे में सवाल हमारे सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, अपर्णा यादव आखिरकार चुनावी मैदान में उतरी हैं, यहाँ पर अगर कहीं टिकट नहीं मिला है, चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन प्रचार करने कहीं ना कहीं उतरी है। ऐसे में वो बयान कहीं ना कहीं ध्यान में आता है अपर्णा का, कहती नजर आई थी कि परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं उतरूंगी, चाहे रायबरेली से प्रियंका के सामने उतार दी, चाहे राहुल गांधी के सामने उतार दी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं। अब परिवार का सदस्य आ चुका है। क्या अपर्णा यादव के निरहुआ के समर्थन में प्रचार प्रसार करने से यहाँ पर धर्मेंद्र के वोट बैंक पर असर पड़ेगा या अपर्णा अपना एक सॉफ्ट एंगल ही, एक सॉफ्ट कॉर्नर ही रखकर चलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है अपर्णा यादव। बेशक यहाँ पर उन्हें कोई जिम्मेदारी ना मिली हो राज्यसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर अब लोकसभा चुनाव तक, लेकिन अपर्णा यादव की जिम्मेदारी है कि पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना। और इसी विचारधारा के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो आई थी। और अब बात करें कि अगर वो आजमगढ़ पहुंची हैं और आजमगढ़ में वो निरहुआ के समर्थन में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उतर रही हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी का हिस्सा है तो प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन इससे धर्मेंद्र यादव के वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं नामुमकिन माना जा रहा है। क्योंकि जैसे कि गुड्डू जमाली की बात की जाए, जब 2019 में भी कहीं ना कहीं फैक्टर साबित हुआ था गुड्डू जमाली का, और जहां पर देखा गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान भी यहाँ पर गुड्डू जमाली का कहीं ना कहीं सपा को जो फायदा मिला है वो फायदा अब मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सीधे तौर पर बसपा से अलग हटकर वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए आजमगढ़ में वो भी नजर आएंगे। धर्मेंद्र यादव के लिए शिवपाल यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, अखिलेश यादव खुद जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यादव परिवार की ताकत पूरी आजमगढ़ में झोंकी जा रही है। लेकिन अपर्णा यादव की बात करें, वो आखिरी दिन में प्रचार प्रसार करने आई, जिससे खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। और जिस तरीके से आखिरी दिन में चुनाव प्रचार प्रसार करती आई हैं, क्या ये आखिरी वक्त अपर्णा यादव का? भाजपा के अंदर एक सवाल हमारे सहयोगी मनीष से रहेगा। मनीष, अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला, लगातार सवाल बना हुआ था 2022 की विधानसभा चुनावों के दौरान भी, क्या विधानसभा चुनाव भाजपा से लड़ेगी? नहीं। क्या लोकसभा लड़ेगी? नहीं। अब क्या यहाँ लोकसभा चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, उसके बाद अपर्णा क्या समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि अपर्णा यादव बीजेपी में जब से आई हैं तब से कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक्टिव दिखी हैं और तमाम उनकी कोशिशें रही हैं कि उनको मौका मिले चुनाव में यहाँ पर ताल ठोकने का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, विधानसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, इस लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, और जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक्टिव होने की बात कही जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अक्सर देखा गया है, वो मायावती से भी उन्होंने काफ़ी बार जिक्र किया है, काफ़ी बार बातचीत करने की कोशिश करी है कि वो उनके साथ आएँ, साथ में चुनाव लड़ें। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का रुख अपर्णा भले ही ना करे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर अपर्णा का रुख कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनका यहाँ पर वर्चस्व बहुत मजबूत हो, यहाँ पर उनकी धाक बोले। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बारीकी से परखते हैं, क्योंकि इस वजह से शायद अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं। और देखा जाए तो उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्योंकि इस बार यूपी और बिहार में जो सियासत गरमाई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं और
तमाम विपक्षी दल यहाँ पर नई पार्टियां भी कुछ चुनावी मैदान में कूदी हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपर्णा और ये अखिलेश का यहाँ पर एक पार्टी का संगम होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है, और ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका आने वाले समय के लिए हो सकता है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में अपर्णा यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। और अगर ये चीज होती है, ये देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि भविष्य को ध्यान में रखकर ही बीजेपी तमाम फैसले लेती है। चाहे मुख्यमंत्रियों का चयन हो, चाहे यहां उम्मीदवारों का चयन हो, फिर वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो। और अब जब लोकसभा पर बात आई है, तो बात 4 जून पर भी आएगी, जिस दिन आएंगे देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के नतीजे। देखना होगा कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर दिया है, क्या उससे वाकई में वो पार कर पाती है, या इस नारे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर भी इंडिया गठबंधन बड़ा झटका देगा, ये अब देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।